नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 12वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 12वें चैप्टर परमाणु से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा। कुल मिलाकर 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। साथ में एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाएगा, आधे अंक का। एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक का। साथ में एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा, जो कि 1.5 अंक का होगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 अंक के होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, यहाँ से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn समानुपाती होती है। इनमें से किसके समानुपाती होगी? तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला हमारे पास में है। nवीं कक्षा की त्रिज्या, ये हमारे पास में त्रिज्या का सूत्र है। तो यहाँ से हमारे पास में ये निष्कर्ष निकलता है कि जो Rn है वो n स्क्वायर के समानुपाती है, जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। तो n पर ये किस तरीके से डिपेंड करता है? तो Rn का मान है वो n स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान के मात्रक समतुल्य जो ऊर्जा है वो है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो एक AMU है, एक AMU है वो 1.66053 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम की इक्वल होती है। E बराबर होता है mc स्क्वेयर। यहाँ से m की वैल्यू, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ स्क्वेयर कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में E का मान आ जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की nवें कक्ष में ऊर्जा En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वेयर है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष से दूसरी कक्ष में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। देखिए, हमारे पास में nवीं कक्षा में ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वेयर। यदि हम यहाँ पर बात करें पहली कक्षा में, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो E1 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यदि हम दूसरी कक्षा की ऊर्जा देखना चाहें तो दूसरी कक्षा में E2 बराबर माइनस में 13.6 बट्टे में n स्क्वेयर। तो n का मान हमारे पास में यहाँ पर है 2, तो 2 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन को हम पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में
दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा। तो देखिए E बराबर E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। E2 का जो मान हमारे पास में है वो है माइनस में 3.4, E1 का मान है माइनस में 13.6, और तो यहाँ से आगे हमारे पास में 10.2, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है। तो देखिए विद्यार्थियों, हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियां हैं। उनमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। इनमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से लाइमन में पहले ऊर्जा स्तर में आता है, बामर में दूसरे, पाश्चन में तीसरे, और ब्रैकेट में चौथे, और फुंड में पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है। उच्च ऊर्जा स्तरों से इन ऊर्जा स्तरों में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो रेखाएं क्रिएट होती है, वो पराबैंगनी भाग में, लाइमन में पराबैंगनी भाग में दिखाई देगी, बामर में दृश्य भाग में, पाश्चन में अवरक्त भाग में, ब्रैकेट में अवरक्त भाग में, फुंड में भी अवरक्त भाग में। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जो ऐसी कौन सी श्रेणी है जो दृश्य चित्र में दिखाई दे, दृश्य चित्र के अंदर इनमें से कौन सी दिखाई देगी। तो दृश्य भाग में बामर श्रेणी दिखाई पड़ेगी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग है। देखिए विद्यार्थियों, nवीं कक्षा में कोणीय संवेग के लिए बोर ने अपनी परिकल्पना दी थी। nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर। ये जो h है इसको हम कहते हैं प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक होता है, जिसका मान है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। अभी जो हमने यहाँ पर देखा कि जो पिछले इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि पराबैंगनी भाग में कौन सी उत्पन्न हो रही है, तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। तो यहाँ से लाइमन श्रेणी आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु में क्वांटम संख्या 2 के संगत स्तर की ऊर्जा होगी। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो पहले ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा हमें दे रखी है, दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जा कितनी होगी वो हमें यहाँ पर पूछी है। En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वेयर। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि हम इसी फॉर्मूले के अंदर n का मान 1 पुट कर दे तो हमारे पास में ऊर्जा आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 पुट कर दें तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3 पुट कर दे तो माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 पुट कर दें तो माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 पुट कर दें तो माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगी। हमें दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा पूछी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर मॉडल में यदि प्रथम कक्षा की परमाणविक त्रिज्या r0 है तो चौथी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि हमारे पास में nवीं कक्षा के लिए जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला होता है Rn बराबर n स्क्वेयर r नॉट। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है
n बराबर 4 के लिए, मतलब चौथी कक्षा के लिए हमें यहाँ पर पूछा गया है। n बराबर 4 के लिए R4 आ जाएगा, R4 4 का स्क्वायर इंटू R0, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, तो 16 R0 आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह परिकिणित हो जाता है, क्योंकि धनावेशित होने के कारण, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होता है, नाभिक भी धनावेशित होता है, तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण से उनका परिकीर्णन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर त्रिज्याओं के मध्य अनुपात होता है। विद्यार्थियों, हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, nवीं कक्षा की त्रिज्या। अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, Rn बराबर होता है n स्क्वेयर R नॉट। क्लियर? तो n बराबर यदि हम ले लें 1, तो R1 बराबर आ जाएगा R नोट। n बराबर यदि हम ले लें 2, तो R2 बराबर आ जाएगा 4 R0। फिर n बराबर हम ले लें 3, तो R3 बराबर आ गया है 9 R नोट। n बराबर हम ले लें 4, तो R4 बराबर आ गया है 4 16 R0। इसी प्रकार से n बराबर 5, R5 बराबर 25 R नोट। यदि हम इनका रेशियो देखें, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात R4 अनुपात, तो हमें 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 इस तरीके से अनुपात प्राप्त होंगे। 1 अनुपात 4 अनुपात 9 इसके अनुपात में ये अनुपात प्राप्त होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात होता है। तो विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा है UN बराबर -1/4πε0 E²/Rn। इसी प्रकार से nवीं कक्षा में ही गतिज ऊर्जा Kn बराबर +1/2 1/4πε0 E²/Rn होता है। कुल ऊर्जा होती है इन दोनों ऊर्जाओं के योग के बराबर, -1/2 1/4πε0 E²/Rn। इन तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है। En है वो गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है और UN की आधी होती है। तो यहाँ पर यदि हम गतिज ऊर्जा का Kn बट्टे में UN हमें पूछा है, यहाँ से आप ध्यान देंगे इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा। Kn UN का जो अनुपात है वो -1/2 के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ से ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में ले जाया जाता है तो क्या होगा। देखो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा कम होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दोनों गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, दोनों गतिज ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्या होता है, चलिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। Kn बराबर होता है 1/4πε0 E²/Rn। तो Rn के इंक्रीज होने पर, Rn जब इंक्रीज होगा तो Kn डिक्रीज होगा, घटेगा। इसी प्रकार से Rn के इंक्रीज होगा तो यहाँ पर UN का मान भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो गतिज ऊर्जा घटेगी जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती, गतिज ऊर्जा घटती। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में निम्नतम कक्षा में होती है।
निम्नतम कक्षा के अंदर ऊर्जा क्या होगी? तो विद्यार्थियों, निम्नतम कक्षा के अंदर जो ऊर्जा होती है वो मिनिमम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में रहना पसंद करते हैं। E1 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दूसरी कक्षा के अंदर जो ऊर्जा है वो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तीसरी कक्षा में जो ऊर्जा है वो इससे भी ज़्यादा होगी। क्लियर? इसी प्रकार से जब कक्षा बढ़ती जाएगी तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। यदि मैं अनंतवीं कक्षा की बात करूं तो उसमें ऊर्जा हो जाएगी 0। तो निम्नतम कक्षा के अंदर जो ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का संवेग का आघूर्ण होगा। देखिए, nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का संवेग होता है NH/2 पाई। NH/2 पाई, तो n बराबर 2 के लिए दूसरी कक्षा के अंदर हमारे को कोणीय संवेग पूछा है, तो n बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा? तो L2 दूसरी कक्षा में n का मान हमने 2 पुट कर दिया। H/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। H/पाई, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या की कोटि होती है। तो मैं यहाँ पर पहली कक्षा की त्रिज्या यहाँ पर ले लेता हूँ, उससे उसकी कोटि फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहली कक्षा की जो त्रिज्या है वो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया है विद्यार्थियों 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर। क्लियर? तो यहाँ से ये जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻11 मीटर की कोटि की होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? अब विद्यार्थी कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज किसने की? तो विद्यार्थियों, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। नाभिक की खोज का जो श्रेय है वो रदरफोर्ड को जाता है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का पथ होता है। तो अल्फा कण है वो परवलयाकार पथ पर गति करते हैं। परवलयाकार पथ पर गति करते हैं, उनका जो पथ है वो परवलयाकार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग v सदिश की जो लंबवत दूरी है उसको हम संघट्ट प्राचल कहते हैं। संघट्ट संघट्ट प्राचल कहा जाता है। क्लियर? देखिए विद्यार्थियों, जो संघट्ट प्राचल है उसको हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये जैसे हमारे पास में बीचों बीच वाली डिस्टेंस है और यहाँ से इसके केंद्र से जो कण है वो बी दूरी पर, इसके लंबवत बी दूरी पर आपतित होता है। ये जो बी है इसको हम कहते हैं संघट्ट प्राचल। संघट्ट प्राचल इसको कहा जाता है। क्लियर? केंद्र से, नाभि के केंद्र से इसकी आपतित या प्रारंभिक वेग की दिशा की जो लंब दूरी है उसको हम संघट्ट प्राचल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन स्टोर्क प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। चलिए देखें, तो इसको तो हम बोलते हैं स्टोर्क प्रभाव, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। क्लियर? फिर देखें कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 6-7 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 5 में संक्रमण करता है
तो जो विकिरण उत्सर्जित होती है, तो उनसे जो श्रृंखला बनती है, उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? तो 5वें ऊर्जा स्तर में यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से संक्रमण करता है, तो उस श्रेणी को हम कुंड श्रेणी कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाश्चन श्रेणी रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्राप्त होती है। कौन से भाग के अंदर ये प्राप्त होती है? तो पाश्चन श्रेणी है वो अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। अवरक्त भाग में या अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की जो न्यूनतम अवस्था है उसके अंदर जो ऊर्जा है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर? हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। nवीं कक्षा के अंदर ऊर्जा होती है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n स्क्वेयर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी परमाणु की त्रिज्या 10 की घात माइनस 10 मीटर तथा नाभिक की त्रिज्या 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि की होती है। तो परमाणु की त्रिज्या 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की और नाभिक की त्रिज्या 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि की होती है। वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर दे, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। उत्तेजन विभव कहलाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न ले लेते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि गाइगर मास्टन प्रकीर्णन प्रयोग में किसी भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में अल्फा कणों का प्रक्षेप पथ आरेख में दर्शाए अनुसार है। देखिए इस तरीके से दिखाया है। इस आरेख में बी और थीटा किनका निरूपण करते हैं? एक बार इस क्वेश्चन को समझ लें। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस बी को रिप्रेजेंट किया था कि कोई भी जो अल्फा कण है उसके प्रारंभिक वेग की उस नाभिक के केंद्र से जो डिस्टेंस है, लंबवत जो दूरी है, उसको हम संघट प्राचल कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, संघट प्राचल कहेंगे। क्लियर? ये अपनी मूल दिशा से जितना कोण विचलित हो जाता है, यहाँ पर थीटा से दिखाया है, उसको हम कहते हैं प्रकीर्णन कोण। प्रकीर्णन कोण। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियां लिखिए। दो कमियां। देखिए एक तो ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका, क्योंकि जो चिरसम्मत सिद्धांत है वो ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इसका मतलब है उसकी वेग की दिशा लगातार बदलेगी, मतलब त्वरित होगा, और त्वरित होगा तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेगा, और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेगा तो उससे उनकी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। तो ऊर्जा खर्च होगी तो उसका पथ धीरे धीरे कम होता होता अंत में वो नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। तो नाभिक के अंदर यदि कोई इलेक्ट्रॉन समाहित हो जाता है तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो एक इस इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं समझा सका। दूसरा है कि परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी, परमाणु स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझाया जा सका। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रह का कथन लिखिए। बोर मॉडल है, उसका जो दूसरा अभिग्रह है उसका स्टेटमेंट क्या है, तो सुन लीजिए कि बोर मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो कोणीय संवेग L बराबर mv/r, जो कि h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
देखिए अगला प्रश्न हमें क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में E1 बराबर है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अनंत पर भेजना है उसको, और अनंत पर जो ऊर्जा है वो 0 होती है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो E बराबर हमारे पास में है E इंफिनिटी माइनस E1 बराबर 0 माइनस E1 का मान है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E बराबर हमारे पास में आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है। उस श्रेणी का नाम है बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होना क्या प्रकट करता है। तो देखिए किसी इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो ऋणात्मक है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ है, और उसे परमाणु से अलग करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल से बंधा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था बनाइए। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में बिस्मिथ 214 होता है, जो कि अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण स्रोत है, यहाँ से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों को लेड की ईंटों में से गुजारा जाता है ताकि उसकी एक बारीक किरण पुंज प्राप्त हो। तो ये जो अल्फा किरण पुंज है इसको बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर आपतित करवाया जाता है, और यहाँ से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों को एक जिंक सल्फाइड के पर्दे के ऊपर प्राप्त करते हैं। इनको देखने के लिए यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी भी लगी होती है। क्लियर। इसको हम कहते हैं चल संग्राहक सूक्ष्मदर्शी, चल संग्राहक। ये घूम सकती है, चल संग्राहक सूक्ष्मदर्शी, चल संग्राहक सूक्ष्मदर्शी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर मॉडल की दो कमियां लिखिए। तो देखिए बोर मॉडल काफी सफल मॉडल रहा, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कमियां रह गई। एक तो ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो सूक्ष्म संरचना है, तीव्रता है, इसके बारे में नहीं समझा सका। इसके अलावा कोणीय संवेग क्वांटीकरण अभिग्रेत की व्याख्या भी नहीं कर सका। जो सेकंड अभिग्रेत है कोणीय संवेग के क्वांटीकरण के बारे में बताता है, L बराबर h/2 का पूर्ण गुणज, वो भी नहीं समझा पाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोर मॉडल के द्वितीय अभिग्रेत की व्याख्या किस आधार पर की गई। देखिए बोर मॉडल के द्वितीय अभिग्रेत की व्याख्या डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर की गई। डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर, डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर इनकी व्याख्या की गई। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2, 3, 4, 5 से मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी कौन सी है? तो पहली ही स्पेक्ट्रम श्रेणी हमें प्राप्त होगी और वो है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रित लिखिए। विद्यार्थी, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये हर साल ही पूछा जाता है, ऐसे समझ लीजिए। इसमें 3 अभिग्रहित है, उनमें से मोस्टली 2 पूछ लेते हैं, तो आपको तीनों ही ध्यान में रखने हैं, अच्छे से इनको तैयार कर लेने हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोर परमाणु मॉडल के आधार पर 9वीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी एक अच्छा डेरिवेशन है। फिर देखें, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों को लिखिए। रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है उससे कुछ निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए। पहला जो निष्कर्ष है वो देखिए हमें क्या कहता है कि ज्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि परमाणु का जो अधिकांश हिस्सा है वो खाली रहता है। दूसरा बिंदु ये कहता है कि परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तीसरा बिंदु है अल्फा कण प्रक्षेप पथ। अल्फा कणों का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर कक्षीय त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, कक्षीय त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम बोर की पहली परिकल्पना का उपयोग करते हैं। mv² अपॉन आर बराबर 1/4πε0 ZE²RN। इसी तरीके से दूसरी परिकल्पना है mv बराबर NH/2π। यहाँ से Vn का मान निकालकर समीकरण 1 के अंदर पुट कर देते हैं। अब यहाँ से समीकरण 1 के अंदर पुट करके इस Rn की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में इस तरीके का मान प्राप्त होगा और यही है कक्षीय त्रिज्या का सूत्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर 5 श्रेणी है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और हुंड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइमन श्रेणी में उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में, बामर में उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में और पाश्चन श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। वहीं ब्रैकेट श्रेणी में उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे में, कुंड में पांचवें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। और ये दृश्य विभिन्न भागों में दिखाई पड़ती है। लाइमन श्रेणी है वो पराबैंगनी में, बामर श्रेणी है दृश्य भाग में, पाश्चन श्रेणी अवरक्त भाग में, ब्रैकेट श्रेणी अवरक्त भाग में, कुंड श्रेणी भी अवरक्त भाग में दिखाई पड़ती है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें कि डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना बोर द्वारा बोर मॉडल की व्याख्या कीजिए। देखिए, बोर मॉडल से हमें जो दूसरी परिकल्पना है उसको प्रूव करना है। दूसरी परिकल्पना हमारे पास में L बराबर mvr इक्वल टू NH/2π समीकरण 1। डी ब्रोगली की परिकल्पना से हमें लैम्बडा बराबर h/p, p की जगह mv। इस लैम्बडा अप्रगामी तरंगों के लिए 2πr बराबर n लैम्बडा होता है, मतलब पूरी एक चक्कर का जो मान होता है वो लैम्बडा के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो पूरी जो लेंथ है वो 2πr और लैम्बडा के पूर्ण गुणज के बराबर होगी। तो यहाँ से लैम्बडा का मान रखकर mvr का मान है वो हमारे पास में h/2π का पूर्ण गुणज प्राप्त हो जाता है, जो कि बोर की द्वितीय परिकल्पना है। विद्यार्थियों, यदि आपको इसके डिटेल्स में नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।